आइए। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक चीज़ देखा, ये इफ़ेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एडिशन से फिर से इसमें हम लोग चल रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग बता रहे हैं कि इट इज़ बिकॉज एडिशन ऑफ एन इनर्ट गैस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डज नॉट चेंज द पार्शियल प्रेशर or the molar concentration of the substance involved in the reaction. The reaction quotient changes only if added gas is a reactant or product involved in the reaction. दोनों स्टेटमेंट का एक ही मतलब है कि जैसा मैंने बताया था कि पार्शियल प्रेशर भी चेंज नहीं हो रहा है, उसका जो नंबर ऑफ मोल्स जो इन्वॉल्व है वो भी चेंज नहीं हो रहा है, यानी मोलर कॉन्सेंट्रेशन भी जो है सेम है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि जब रिएक्टेंट रिएक्शन में भाग ही नहीं ले रहा है तो इक्विलिब्रियम में चेंज कैसे लाएगा। लेकिन अगर वो भाग ले लेता है, उसके पार्शियल प्रेशर या मोलर कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर देता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो है इक्विलिब्रियम चेंज हुआ। ठीक है, आइए अब देखते हैं कि टेम्परेचर वगैरह का, जहाँ पर हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर जैसे टेम्परेचर है तो टेम्परेचर का रिएक्शन पे बहुत ही सिग्निफिकेंट इफेक्ट पड़ता है। इसको देखिए कैसे कि वेन एवर एन इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब बाय अ चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर और वॉल्यूम, द कंपोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर changes because reaction quotient QC no longer equals to the equilibrium constant KC. जब कभी भी हम लोग कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दें, प्रेशर चेंज कर दें या वॉल्यूम चेंज कर दें, तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर का जो कंपोजिशन होता है वो चेंज हो जाता है। चेंज हो जाने के पीछे दो कारण हैं। पहला कारण है कि रिएक्शन क्वोशिएंट क्यूसी जो है वो भी चेंज हो जाता है और वो केसी के बराबर नहीं होता है। तब कहते हैं हम लोग कि हाँ भाई इक्विलिब्रियम चेंज हो गया। व्हेन चेंज इन टेम्परेचर अकर्स, उसके साथ ही जब हम लोग टेम्परेचर वगैरह में चेंजेस करते हैं, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी इज चेंज। केसी का वैल्यू चेंज हो जाता है टेम्परेचर पर को चेंज करते ही। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अगर मान लीजिए रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, इससे हीट निकल रहा है, तो इसकी डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव होगी। ठीक है, जो कि चेंज इन एंथैल्पी बोलते हैं। तो कह रहा है कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन व्हेन डेल्टा एच वैल्यू विल बी निगेटिव डिक्रीजेज द टेम्परेचर इंक्रीजेज। तो डेल्टा, जब टेम्परेचर को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो निगेटिव डेल्टा एच की वैल्यू भी जो है वो डिक्रीज होती है। सेकेंड पॉइंट यहाँ देखते हैं हम लोग कि जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो इसमें डेल्टा एच पॉजिटिव होता है क्योंकि हीट बाहर से देना पड़ता है। ठीक है, इसमें तो कह रहा है कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द एंडोथर्मिक रिएक्शन, जहाँ डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, इंक्रीजेज एज टेम्परेचर इंक्रीजेज। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि डेल्टा एच के पॉजिटिव होने के कारण एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है केसी की वैल्यू इंक्रीज होती है जब टेम्परेचर की भी वैल्यू इंक्रीज होती है। टेम्परेचर चेंजेस अफेक्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब कुल मिलाकर ये बात निकल कर सामने आई कि अगर हम लोग टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी और रेट ऑफ रिएक्शन दोनों को ये अफेक्ट करता है, डायरेक्टली अफेक्ट करता है। आइए अब हम लोग फिर उसी को कंटिन्यू करते देखें। एक एग्जांपल लिया गया है, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन किया कराकर अमोनिया गैस प्रोड्यूस किया जा रहा है, और आप देखेंगे कि यहाँ पर डेल्टा एच जो है उसकी वैल्यू जो है -1992.38 किलो जूल पर मोल है। ठीक है, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इंडोथर्मिक जो होगा वो रिवर्स डायरेक्शन में होगा। अब ली चैटेरियल प्रिंसिपल बहुत बताते हैं, अकॉर्डिंग टू ली चैटेरियल प्रिंसिपल, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू लेफ्ट एंड डिक्रीजेज द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया। अब यहाँ देखिए N2H2NH3 बना दिया,
तो NH3 प्रोडक्ट हुआ, N2H2 रिएक्टेंट हुआ। तो लिटरेचर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो जो इक्विलिब्रियम जो है वो फिर से रिएक्टेंट की ओर शिफ्ट करना शुरू कर देगा और अमोनिया का जो है अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन जो कि एज ए प्रोडक्ट था उसकी वैल्यू कमने लगेगी। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि लो टेम्परेचर फेवर फॉर हाई यील्ड ऑफ अमोनिया बट प्रैक्टिकली वेरी लो टेम्परेचर फ्लो डाउन द रिएक्शन, सो मॉडरेट टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट इज यूज्ड। मान लीजिए कि लो टेम्परेचर अमोनिया को प्रोड्यूस करने में फेवर करेगा लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन को बहुत घटा देगा, इसलिए जो है एक मॉडरेट टेम्परेचर की को एज्यूम किया जाता है कि हाँ भाई ठीक है, इसमें मॉडरेट टेम्परेचर हम लोग अप्लाई करेंगे। हाई प्रेशर फेवर्स फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया एज नंबर ऑफ गैसेस मोल आर लेस इन द प्रोडक्ट साइड। कह रहा है कि अगर प्रेशर को आप माउंट कर दे रहे हैं तो वो अमोनिया के प्रोडक्शन को भी फेवर करता है। हाई प्रेशर फेवर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया एज नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल आर लेस इन प्रोडक्ट। इससे क्या होगा कि हाई प्रेशर बढ़ाएंगे तो अमोनिया का प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा, है ना। और इसके पीछे जो कारण है कि गैसियस मोल्स आर लेस इन द प्रोडक्ट साइड में कम रहेगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक पूरा का सिस्टम है यहाँ पर। इसके अंतर्गत हम लोग क्या देख रहे हैं, इफ़ेक्ट ऑफ चेंज किस तरह से प्रभावशाली हो रहा है। यहाँ देखिए, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय टेकिंग N2 गैस। रेडिश ब्राउन इन कलर है ये N2 गैस, ठीक है, विच डीमराइजेज इनटू N2O4 गैस, कलरलेस गैस। डीमराइजेज मतलब होता है, इसके मतलब एटम्स का डबलीकरण होना, दोहरीकरण होना, ठीक है। यहाँ देखिए ये जो गैस है NO2 गैस, ये गैस के दो मॉलिक्यूल्स बने, ठीक है। ये देखिए N जो है N2 में O2 था तो फिर ये डबल मॉलिक्यूल जुड़ गया तो N2O4। अब इसमें से कितना निकला, इंथैल्पी का साइन देख रहे हैं, डेल्टा H की वैल्यू -57.2 किलो जूल पर मोल निकला, ठीक है। तो ये टेम्परेचर के बता रहा है कि अगर हम लोग जो है टेम्परेचर के इफ़ेक्ट को इसके इक्विलिब्रियम से देख सकते हैं कि पहले जो था N2 वो रेडिश ब्राउन कलर का था, लेकिन इक्विलिब्रियम जब शिफ्ट किया, टेम्परेचर जब हम लोगों ने इंक्रीज किया तो ये कन्वर्ट हो गया आपको N2O4 गैस में, जो कि कलरलेस गैस होता है, ठीक है। तो ये बता रहा है कि किस तरह से रिएक्शंस के बाद सिस्टम में चेंज आता है। यहाँ देखेंगे, यहाँ देख लीजिए N2 जो है NO2 एक ब्राउन गैस है और जब ये रिएक्शन शुरू हुआ टेम्परेचर से डिमराइजिंग का, तो उसके बाद यहाँ देखिए ये कलरलेस गैस में आ गया। एट लो टेम्परेचर फॉर्मेशन ऑफ N2O4 इज प्रेफर्ड, हाई टेम्परेचर फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ NO2। ठीक है, अगर टेम्परेचर थोड़ा कम है तो N2O4 तो बन रहा है, लेकिन जैसे ही हाई टेम्परेचर करेंगे ये जो डिमराइज्ड कंपाउंड है हमारा N2O4 वो फिर से डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगा NO2 में। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं। आइए अब फिर इसी को कंटिन्यू करते हुए दूसरे एग्जांपल में देखते हैं। इसमें थोड़े एग्जांपल्स हैं, थोड़ा ध्यान देना होगा। देखिए यहाँ इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर कैन ऑल्सो बी सीन एन इंडोथर्मिक रिएक्शन। जरूरी नहीं है ये सिर्फ एक्सोथर्मिक में हो, ये इंडोथर्मिक में भी है। एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर COH2O होल 6। तो ये एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसका कलर जो है पिंक कलर है, और Cl- का जो आयन है यहाँ पे इसकी कलर कलरलेस है। जब दोनों रिएक्शन करता है तो ये ब्लू कलर का
टेट्राक्लोराइड कार्बोनाइल वाला कंपाउंड बना देता है और H2O निकालता है। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि पिंक कलर ब्लू कलर में चेंजेज हो गया, मतलब ये दिखा रहा है कि रिएक्शंस हो रहे हैं। ये कुछ ऑब्वियस साइन है। जब उस तरह के रिजल्ट्स आते हैं, जब आप देखेंगे कि रिएक्शंस में कलर वगैरह चेंज होते हैं, तो आपका जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है वो एस्टेब्लिश होता है, उसको लगता है कि हाँ ये हो रहा है। इसलिए थ्योरेटिकल कोई भी अगर रिएक्शंस होता है, दैट मस्ट बी नीडेड टू बी कोरोबोरेटेड बाय द प्रैक्टिकल एविडेंसेस। तो ये थोड़ा पॉइंट को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अब आ जाइए यहाँ देखिए, रूम टेम्परेचर पर जो है इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज़ ब्लू। यहाँ इक्विलिब्रियम मिक्सचर ब्लू है रूम टेम्परेचर पे, एंड इट इज़ ड्यू टू द COCl4 प्रोडक्शन व्हेन कूल्ड। जब इसको ठंडा किया जाता है इन अ फ्रीजिंग मिक्सचर, द कलर ऑफ द मिक्सचर टर्न्स पिंक ड्यू टू COH2O होल फिक्स। जब इसको ठंडा किया जाता है तो फिर ये पिंक कलर में हो जाता है। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये जो रिएक्शंस चेंज हो रहे हैं, वो कलर जो चेंज हो रहा है उससे आपको रिएक्शंस होने का पता चलता है। आइए अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। देखिए, आपको मालूम है कि कैटलिस्ट एक वह सब्सटेंस होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, और जबकि वो जो कैटलिस्ट खुद है वो रिएक्शंस का हिस्सा तो बनता है, लेकिन प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं बनता है। यह सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने का काम करता है। अ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस which increases the rate of reaction without itself undergoing any permanent chemical change। ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्ट का हिस्सा वाली बात नहीं लिखी है, लेकिन होता है ओरिजिनल में यही। यहाँ देखेंगे कि इट इंक्रीजेज रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन दैट पासेस थ्रू द सेम ट्रांजिशन स्टेट एंड डज नॉट इफेक्ट इक्विलिब्रियम। ये क्या होता है कि इनका जो पाथ होता है वो सेम ही होता है और इक्विलिब्रियम को ये डिस्टर्ब नहीं करते हैं। यूँ कह लीजिए कि इसका क्या है कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है, एक एनर्जी होती है, जैसा कि आपको ग्राफ से दिख रहा है कि ग्राफ में आप देख लीजिए, इधर पोटेंशियल एनर्जी है आपको वाई एक्सिस पे आपको पोटेंशियल एनर्जी दिख रहा है। यहाँ पे ये इधर वाला पोटेंशियल एनर्जी है और इधर आप लोग देख रहे हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स हैं। तो अब यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए एक थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, वो हाईएस्ट पीक होता है एनर्जी का, जिसके जाने के बाद उसका प्रोडक्ट में कन्वर्जन स्टार्ट हो जाता है। तो जब तक वो एक्टिवेशन एनर्जी आएगी नहीं, वो थ्रेशोल्ड एनर्जी आएगी ही नहीं, तब तक वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है। तो कैटलिस्ट क्या करता है कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को जो है कम कर देता है। जैसे आप इस ग्राफ में देख रहे हैं कि विदाउट कैटलिस्ट जो है इसका एक्टिवेशन एनर्जी जो है काफ़ी ऊंचाई पर है। ये देखिए, ये वाला जो ग्राफ आपको दिख रहा है काफ़ी ऊंचाई पर है, लेकिन जैसे इसको कैटलिस्ट में डाल देते हैं, ये देखिए इतना छोटे पे आ जाता है। तो इसका मतलब सीधा सीधी ये हुआ कि कैटलिस्ट जो है एक्टिवेशन एनर्जी के लेवल को कम करता है, जिससे कि कम ही टेम्परेचर में या यूँ कह लीजिए कम ही एफर्ट में रिएक्शंस जो है कैरीड ऑन होकर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए कि कैटलिस्ट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बाय एग्जैक्टली द सेम अमाउंट। कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर। मैंने पहले ही बताया था कि ये रिएक्शन मिक्सचर में कुछ ड्रास्टिकल चेंज नहीं लाते हैं, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इसको ध्यान में रखना है कि कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम composition of reaction mixture. It does not appear in the balanced chemical equation or in the equilibrium constant expression. कह रहा है कि जब हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शंस का जब भी इक्वेशन वगैरह लिखते हैं, केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, उसमें कैटलिस्ट को बैलेंस नहीं करते हैं, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि इसने तो फिर रेट को ही आगे बढ़ाया है, ये तो कोई प्रोडक्ट का हिस्सा है नहीं, और ना ही इसने प्रोडक्ट में के बनने में जो है वो प्रोडक्ट का हिस्सा बनकर ये फाइनल निकल कर आया है। इसीलिए हम लोग डायरेक्ट जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में इक्वेशंस को
बैलेंस करते हैं। चलिए अब यहाँ देखिए इसी चीज़ को हम लोग ये निकालते हैं कि हैवर प्रोसेस जो है वो अमोनिया के मैन्युफैक्चर में यूज़ किया जाता है। यहाँ देखिए कि N2 और H2 जब रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ आयरन और मोलिब्डेनम एक मेटल्स होता है उसके प्रेजेंस में तो देखिए ये अमोनिया तो बनाया और साथ में इसका डेल्टा एच की वैल्यू -92.38 किलो जूल पर मोल है। ठीक है, अब देखिए लीच-टेरियल प्रिंसिपल जो है उसके अकॉर्डिंगली ऑप्टिमम कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ NH3 क्या है? प्रेशर ऑफ अबाउट 2 एटमॉस्फेरिक, इस पर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाते हैं। टेम्परेचर 700 के, इस पर टेम्परेचर जो है मॉडरेट रहता है। ठीक है, टेम्परेचर जो है इसका मॉडरेट रहता है, वो मोर एंड लेस 700 के अकॉर्डिंगली रहता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। सिमिलरली जो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो है, सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोडक्शन जब होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस के द्वारा, ठीक है, जैसे SO2 O2, क्लियर है आपका ये बना दिया SO3, तो इसमें आप देखेंगे कि Kc की वैल्यू जो है 1.7 × 10⁻26 होती है। Though the value of K suggestive of reaction going to be complete, but practically reaction is very slow. K की वैल्यू देखने से ऐसा लगता है कि रिएक्शंस जो है बहुत तेज़ी से और बहुत फास्ट से हो जाएगा, लेकिन क्या होता है कि ये जो है ना रिएक्शन को जब देखा गया तो प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा स्लो है। उसी तरह से आप देखिए कि जब हम लोग ये देखते हैं कि प्लैटिनम या डाई वेनेडियम, जिसको हम लोग PTN-V2O5 भी बोलते हैं, जब यूज किया जाता है तो ये कैटलिस्ट जो है ना रेट ऑफ रिएक्शंस को बहुत तेज़ी से इंक्रीज कर देता है, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है और रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में यील्डिंग बहुत तेज़ी से स्टार्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स यही सब कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जहाँ पर आप लोगों ने देखा कि जो इक्विलिब्रिया है उसको इनर्ट गैस का एडिशन करते हैं तो किस तरह से उस पर प्रभाव पड़ता है इक्विलिब्रिया पे, टेम्परेचर अगर चेंज करते हैं तो किस तरह से प्रभाव पड़ता है, और कैटलिस्ट यूज करते हैं तो किस तरह से प्रभाव पड़ता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप इसी वीडियो को बार बार देखेंगे तो जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।